नमस्कार दोस्तों, हम पिछली क्लास में वन्य जीव संरक्षण की बात कर रहे थे। अड़ोती का पठार है अपने, अड़ोती के पठार में वन्य जीव संरक्षण की बात कर रहे थे। अड़ोती का पठार, इस अड़ोती के पठार में हम शायद 15 नंबर विशेषता की बात कर रहे थे और ये देख रहे थे कि हड़ौती के पठार में वन्य जीवों के लिए क्या व्यवस्था की गई है, अर्थात वन्य जीव संरक्षण की बात कर रहे थे। वन्य जीव संरक्षण, तो हम देखते हैं कि हड़ौती के पठार के अंदर वन्य जीव संरक्षण के अंदर एक आता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आता है। ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, इसे 9 जनवरी 2012 के अंदर 9 जनवरी 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। यह जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अंदर गागरोनी तोता पाया जाता है दोस्तों। गागरोनी तोता, जिसे हम कहते हैं हीरामन तोता। हीरामन तोता, ये गागरोनी तोता या हीरामन तोता के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अंदर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हम पर्यटन स्थलों की बात करते हैं तो इसके अंदर हम 3 पर्यटन स्थल देख सकते हैं मुख्य रूप से। एक है अबलीमिणी का महल, अबलीमिणी का महल। एक आता है भीमचोरी मंदिर। तीसरा आता है रावण महल। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 9 जनवरी 2012 राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है। और यदि प्रसिद्धि की बात करते हैं तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान गागरोनी तोता, जिसे हीरामन तोता कहा जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अंदर 3 पर्यटन स्थल देखते हैं हम। अबलीमिणी का महल देखते हैं, भीमचोरी मंदिर देखते हैं और रावण महल देखते हैं। और एक इसके अंदर बाघ परियोजना संचालित की जा रही है दोस्तों। ये जो हमारा हड़ौती का पठार है, हड़ौती के पठार में एक बाघ परियोजना संचालित की जा रही है, जिसे कहा जाता है रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना जो बूंदी में संचालित है। जब हम भौतिक विभाजन देख रहे थे तो हमने इस रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना के पीछे बात भी की थी दोस्तों, अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से इसकी बात की थी। ये रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना है। बाघ परियोजना संचालित कब से है तो 2021 से यहाँ पर बाघ परियोजना संचालित की जा रही है दोस्तों। और ये बाघ परियोजना है, ये भारत की तो 52वीं है। भारत की कौन सी बाघ परियोजना है? भारत की 52वीं बाघ परियोजना है रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। और राजस्थान की चौथी है। राजस्थान की कौन सी है? राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है। और जो अपना ये हड़ौती का पठार है, हड़ौती के पठार में एक संरक्षित क्षेत्र भी है, जिसे कहा जाता है दोस्तों शाहबाद संरक्षित क्षेत्र। शाहबाद संरक्षित क्षेत्र, इसके अंदर शाहबाद सुरक्षित भी क्षेत्र है, ये है 12 के अंदर। और ये राजस्थान का 15वां सुरक्षित क्षेत्र है।
शाहबाद संरक्षित क्षेत्र जो बारह के अंदर है वो कौन सा है? राजस्थान का 15वां संरक्षित क्षेत्र है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है शाहबाद बारह। कौन कौन से होगी? वन्य जीवों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान है, जिस राष्ट्रीय उद्यान को दर्जा 9 जनवरी 2012 को दिया गया था। और रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना जो बूंदी जिले के अंदर है और 2021 से संचालित है यहाँ पर बाघ परियोजना, और राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना है। और एक शाहबाद संरक्षित क्षेत्र है 12 के अंदर जो 15वां संरक्षित क्षेत्र है और राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से शाहबाद। ये दोस्तों यहाँ पर रामगढ़ क्रेटर है, रामगढ़ क्रेटर है। इस रामगढ़ क्रेटर की भी हमने पीछे बात की थी। ये रामगढ़ क्रेटर 12 जिले के अंदर है। रामगढ़ क्रेटर कौन से जिले में? 12 जिले में। रामगढ़ क्रेटर है, इस रामगढ़ क्रेटर की खोज कब की गई थी? तो इस रामगढ़ क्रेटर की खोज 1869 में किसने की थी? डॉक्टर मिलेट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर मिलेट द्वारा खोज की गई थी। और ये जो रामगढ़ क्रेटर है ये भारत का पहला स्थल है, भारत का पहला स्थल है जहाँ पर जियो हेरिटेज भू विरासत स्थल। ये रामगढ़ क्रेटर है, ये भारत का पहला स्थल है दोस्तों जिसे जियो हेरिटेज की संज्ञा दी गई है। जियो हेरिटेज हिंदी में कहा जाता है जिसे भू विरासत स्थल। और इसकी खोज 1869 के अंदर डॉक्टर मिलेट के द्वारा की गई थी। और ये जो रामगढ़ क्रेटर है इसका निर्माण एक खगोलीय घटना के द्वारा होता है, उल्कापात से। उल्कापात से क्या होता है? इसका निर्माण होता है। और यदि हम आगे विशेषताओं की बात करना चाहें, नंबर आप लगा लेना दोस्तों। आगे यदि हम विशेषताओं के बारे में बात करना चाहें तो और हाड़ौती के पठार में कौन कौन सी विशेषताएं? तो एक दोस्तों कोलवी की गुफाएं भी हैं, कोलवी की गुफाएं हैं। ये कोलवी की गुफाएं झालावाड़ जिले के अंदर है दोस्तों, झालावाड़ जिले के अंदर है। इन कोलवी की गुफाओं से हमें क्या क्या मिला दोस्तों? कोलवी की गुफाओं से बुद्धकालीन चित्रकला के अवशेष मिले हैं दोस्तों, बुद्धकालीन चित्रकला के अवशेष। बुद्धकालीन चित्रकला के अवशेष मिले कहाँ से? कोलवी की गुफाओं से। और ये जो कोलवी की गुफाएं हैं इनको पर्यटन की दृष्टि से बुद्धा सर्किट में शामिल किया गया। कौन से सर्किट में? बुद्धा सर्किट में, बुद्धा सर्किट में शामिल है। अब ये देखते हैं कि बुद्धा सर्किट क्या है दोस्तों। जो बुद्धा सर्किट है यहाँ पर एक साइड में देख लेते हैं, हम बुद्धा सर्किट देख लेते हैं। बुद्धा सर्किट की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये बुद्धा सर्किट क्या है? कि कोलवी गुफाओं को बुद्धा सर्किट से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि यहाँ से कोलवी की गुफाओं से बुद्ध के काल के चित्रकला के अवशेष मिले हैं। तो ये बुद्धा सर्किट है, ये राजस्थान के अंदर बौद्ध धर्म के जो अनुयायी रहते हैं उनको आकर्षित करने के लिए, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं
बौद्ध धर्म के अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी स्थान हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी स्थान हैं, उनको एक सर्किट के रूप में विकसित किया गया है, जिसे बुद्धा सर्किट कहा जाता है। यानी राजस्थान के अंदर बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनको आकर्षित करने के लिए एक सर्किट का निर्माण किया गया है और उन स्थलों को शामिल किया गया है जहाँ से बुद्ध से संबंधित अवशेष मिले हैं, उनको शामिल किया गया है और उनको शामिल करके एक सर्किट बनाया गया है जिसे कहा जाता है बुद्धा सर्किट है। ये बुद्धा सर्किट है दोस्तों, ये बुद्धा सर्किट विराट है जयपुर के अंदर, विराट से कोलवी की गुफाओं तक है दोस्तों। विराट से कहाँ तक है? कोलवी की गुफाओं तक। और ये कोलवी की गुफाएं कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? झालावाड़ में। बुद्धा सर्किट कहाँ से कहाँ तक है? विराट जयपुर से लेकर कोलवी की गुफाओं तक है और ये कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में है। ये किसकी विशेषता है? हाड़ौती के पठार की विशेषता है। अब दोस्तों हमने हाड़ौती के कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात कर ली हाड़ौती के पठार के बारे में। तो हमने पहले देखा था उत्पत्ति, उसके बाद में हमने देख लिया विस्तार, उसके बाद में हमने देख ली विशेषताएं। जो हमारा इसके अंदर अंतिम बिंदु रहता है वो रहता है वर्गीकरण। अब दोस्तों हम वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। हाड़ौती के पठार का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? तो हाड़ौती का जो पठार है, ये अपना हाड़ौती का पठार है, ये हाड़ौती का पठार है। इस हाड़ौती के पठार को हम दो भागों में बांट देते हैं दोस्तों, दो भागों में बांट देते हैं। एक तो है विंध्य कंगार क्षेत्र, विंध्य कंगार क्षेत्र, और एक है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। विंध्य कंगार क्षेत्र और दक्कन का पठार, ये विंध्य का कंगार क्षेत्र है, इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। तीन भाग कौन कौन से? आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगले पृष्ठ पर देखते हैं हम। एक बार यहाँ ही देख लेते हैं, इस पृष्ठ पर आ जाएगा दोस्तों। एक है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। दूसरा है नवनिर्मित मैदान, एक है शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि। और जो अपना दक्कन का पठार है, इस दक्कन के पठार को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो आता है झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार, और एक अपना आता है डगंगधर प्रदेश, डगंगधर प्रदेश। सबसे पहले हम हाड़ौती के पठार को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में विभाजित करते हैं, विंध्य कंगार क्षेत्र और दक्कन का पठार। विंध्य कंगार क्षेत्र को हम तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, नवनिर्मित मैदान, शाहबाद उच्च भूमि। उसके बाद में जो दक्कन का पठार है उसको हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं, झालावाड़ का पठार और डगंगधर प्रदेश। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारी अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं उसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ।
इस अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के अंदर देखते हैं तो 3 प्रकार की पहाड़ियाँ थी दोस्तों। एक आती है बूंदी की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ। एक आती है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। एक आती है, 4 आती है दोस्तों, एक आती है कुंडला की पहाड़ियाँ, एक आती है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में कितने प्रकार की पहाड़ियाँ थी दोस्तों? 4 आती है बूंदी की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, नंबर 3 कुंडला की पहाड़ियाँ, नंबर 4 पर बात करते हैं तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ। अब आगे इनका देते हैं दोस्तों विभाजन। अब हम दोस्तों ये जो हमने विभाजित किया था हाड़ौती का पठार, ये हाड़ौती का पठार हमने विभाजित किया था विंध्यन कंगार क्षेत्र के अंदर, और दक्कन का पठार है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। और विंध्यन कंगार क्षेत्र को हमने 3 भागों में बांटा था, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, नवनिर्मित मैदान और शाहबाद उच्च भूमि। और दक्कन का पठार है उसको हमने 2 भागों में विभाजित किया था, झालावाड़ का पठार और दंग उत्तर प्रदेश। और अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के अंदर हमने 4 प्रकार की पहाड़ियों की बात की थी। अब दोस्तों हम इन एक एक बिंदु को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम विंध्य कंगार क्षेत्र पढ़ेंगे, और विंध्य कंगार क्षेत्र के अंदर हम ये 3 पढ़ेंगे, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, नवनिर्मित मैदान, शाहबाद उच्च भूमि। उसके बाद में दक्कन का पठार पढ़ेंगे, दक्कन के पठार में झालावाड़ का पठार पढ़ेंगे, दंग उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विंध्य कंगार क्षेत्र। विंध्य कंगार क्षेत्र, विंध्य कंगार क्षेत्र दोस्तों कौन कौन सा है? विंध्य कंगार क्षेत्र है, ये हमारी जो चंबल नदी थी 84 चित्तौड़गढ़ से राजस्थान के अंदर जिसने प्रवेश किया था, वो नदी है चंबल। और ये तो चंबल नदी आ गई दोस्तों, और यहाँ से एक बनास नदी आती है। इसके बीच में ये जो हमारा बेसिन है, चंबल और बनास का बेसिन है, इसके अंदर दोस्तों बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर है। जैसे ये यहाँ से बनास नदी आ गई, और यहाँ से 84 चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करके, और ये मान लेते हैं जैसे चंबल नदी जा रही है कोटा बूंदी स्वयं मध्यपुर से, कोटा बूंदी स्वयं मध्यपुर करौली से होती हुई ये जा रही है। तो ये बनास और चंबल नदी एक बेसिन का निर्माण करती है, और इस बेसिन के अंदर कौन सा पत्थर है? बलुआ पत्थर है। तो विंध्य कंगार क्षेत्र क्या हो जाएगा? चंबल तथा बनास बेसिन, चंबल तथा बनास बेसिन के मध्य, चंबल और बनास बेसिन के मध्य बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर से जो निर्मित क्षेत्र है, बलुआ पत्थर से निर्मित क्षेत्र क्या कहलाएगा दोस्तों? विंध्य कंगार क्षेत्र कहलाता है। चंबल ये हमारी चंबल नदी आ गई, और बनास ये बनास आ गई। इसके मध्य ये जो बेसिन बनता है, इस बेसिन के अंदर बलुआ पत्थर है। तो चंबल और बनास बेसिन में बलुआ पत्थर से जो निर्मित क्षेत्र है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? विंध्य कंगार क्षेत्र कहते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन के रूप में देते हैं हम, एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन यह है कि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दोआब, दोआब उसे कहा जाता है दोस्तों जो 2 नदियों के मध्य का क्षेत्र होता है, उसे दोआब कहा जाता है। दोआब प्रदेश में शामिल नहीं है। दोआब प्रदेश में शामिल है
नहीं है। नंबर 1 घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। नंबर 2 मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। नंबर 3 पर बात करते हैं तो खिराड़ प्रदेश। नंबर 4 पर बात करते हैं तो विंध्य कगार क्षेत्र। ये देते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दोआब प्रदेश में शामिल नहीं है। दोआब का मतलब हो गया कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है दोआब। तो घग्गर का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान, खिराड़ प्रदेश, विंध्य कंगार क्षेत्र। तो हम देखते हैं दोस्तों जो घग्गर का मैदान है, ये घग्गर का मैदान घग्गर और सतलज, घग्गर और सतलज नदियों के मध्य है। और जो ये मालपुरा करौली का मैदान है ये बनास और बाणगंगा के मध्य है। बनास और बाणगंगा के मध्य है। जो खिराड़ प्रदेश है ये दे छोड़ते हैं मिनट, ये जो विंध्य कंगार क्षेत्र है ये चंबल और बनास के मध्य है। अभी देखा था हमने चंबल और बनास, चंबल व बनास के मध्य। तो ये खिराड़ प्रदेश है, ये क्या नहीं दोआब प्रदेश नहीं है। इससे ये जो घग्गर का मैदान है हम इसकी बात करेंगे, मालपुरा करौली के मैदान की भी आगे बात करने वाले दोस्तों, खिराड़ प्रदेश की भी आगे बात करेंगे, विंध्य कंगार क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बताने का मेरा एक औचित्य था कि हमें ये याद रखना है कि जो दोआब प्रदेश है वो कौन कौन सी नदियों के मध्य है। चंबल और बनास, चंबल और बनास ये नदियाँ याद रखनी है दोस्तों, चंबल और बनास। इनके बीच का जो बलुआ पत्थर से निर्मित क्षेत्र होता है वो होता है विंध्य कंगार क्षेत्र। अब आगे देखते हैं हम, विंध्य कंगार क्षेत्र देख लिया। अब आगे देखते हैं दक्कन का पठार। हाड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा था ना हमने, विंध्य कंगार क्षेत्र के अंदर और जो ये दक्कन का पठार था इसके अंदर। तो आगे देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार क्या है दोस्तों, हाड़ौती के पठार। ये जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार है, इसमें जो विंध्य कंगार क्षेत्र है ये जैसे ये हमारा हाड़ौती प्रदेश आ गया, इसके अंदर ये झालावाड़ है, लास्ट में जिला झालावाड़ बसता है। और ये चंबल नदी जा रही है, जैसे मान लेते हैं चंबल नदी जा रही है, यहाँ से बनास आ रही है। तो ये जो विंध्य कंगार क्षेत्र देखा था हमने, ये विंध्य कंगार क्षेत्र देखा था, यहाँ पर बलुआ पत्थर है चंबल और बनास के बीच में। तो ये जो ये हो गया विंध्य कंगार, विंध्य कंगार हो गया। ये जो विंध्य कंगार के दक्षिण में है, ये तो दक्षिण में हो गया झालावाड़ दोस्तों। विंध्य कंगार के दक्षिण में जो पठारी भाग है उसे कहा जाता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार क्या हो जाएगा, हाड़ौती के पठार। ये दक्कन का पठार है कहाँ पर दोस्तों, झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के अंदर है। और डेफिनेशन किस प्रकार लिख सकते हैं कि जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार के विंध्य कंगार क्षेत्र, हाड़ौती के पठार का जो विंध्य कंगार क्षेत्र है, हाड़ौती के पठार के विंध्य कंगार क्षेत्र, इस विंध्य कंगार क्षेत्र के जो दक्षिण में जो पठारी क्षेत्र है, दक्षिण में पठारी क्षेत्र, दक्षिण में स्थित
पठारी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्कन का पठार कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम यहाँ से, आगे टॉपिक समझने के लिए क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। आगे टॉपिक समझने के लिए हम क्वेश्चन बनाते हैं एक, कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। यह सत्य कथन है, यह पहचान करें। नंबर 1 ऑप्शन, हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का प्रत्यक्ष मालवा के पठार का प्रत्यक्ष व दक्कन के पठार का अप्रत्यक्ष भाग है। अप्रत्यक्ष भाग है। नंबर 2 ऑप्शन देखते हैं। हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का प्रत्यक्ष व दक्कन के पठार का भी प्रत्यक्ष भाग है। का भी क्या है? प्रत्यक्ष भाग है। नंबर 3 पर हम देखते हैं ऑप्शन। नंबर 3 पर देखते हैं, तो जो हाड़ौती का पठार है, ये हाड़ौती के पठार के पश्चिम और उत्तर में मुख्य सीमा ब्रश है। नंबर 4 ऑप्शन देखते हैं। नंबर 4 ऑप्शन क्या है? जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार, यह हाड़ौती के पठार भ्रंशन की क्रिया से निर्मित है। भ्रंशन की क्रिया से निर्मित है। भ्रंशन की क्रिया से क्या है? निर्मित है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, और इन 4 ऑप्शनों में से हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। ये पहला कह रहा है कि हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का प्रत्यक्ष भाग है। मालवा के पठार का क्या है? प्रत्यक्ष भाग है। और दक्कन के पठार का क्या है? अप्रत्यक्ष भाग है। नंबर 2 ऑप्शन है, हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का भी प्रत्यक्ष भाग है और हाड़ौती के पठार का भी क्या है? प्रत्यक्ष भाग है। नंबर 3 पर कह रहा है कि जो हाड़ौती का पठार इसके पश्चिम में और उत्तर में मुख्य सीमा ब्रश है। और 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि हाड़ौती का पठार भ्रंशन की क्रिया से निर्मित है। तो दोस्तों इसके अंदर हम देखते हैं, तो हमने पीछे देखा था कि जो हाड़ौती का पठार है वो किससे निर्मित है? ज्वालामुखी क्रिया से है। ज्वालामुखी क्रिया से है। और ज्वालामुखी क्रिया के कौन से? दरारी उद्गार से। दरारी उद्गार से। तो 4 नंबर का ऑप्शन तो असत्य है। और जो ये कह रहा है कि हाड़ौती के पठार के पश्चिम और उत्तर में मुख्य सीमा ब्रश है, मुख्य सीमा ब्रश नहीं है दोस्तों, महान सीमा ब्रश है। तो 3 नंबर ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि हाड़ौती के पठार, जो हाड़ौती का पठार है, ये मालवा के पठार का प्रत्यक्ष भाग है। मालवा के पठार का तो प्रत्यक्ष भाग है दोस्तों हाड़ौती का पठार, लेकिन दक्कन के पठार का प्रत्यक्ष नहीं है।
दक्कन के पठार का क्या है, अप्रत्यक्ष भाग है। तो हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का प्रत्यक्ष भाग है, ये बात भी सही है दोस्तों। और जो दक्कन का पठार है, ये जो हाड़ौती का पठार है, ये दक्कन के पठार का अप्रत्यक्ष भाग है, ये भी सही है दोस्तों। अब आगे हम ये जो पश्चिमोत्तर में महान सीमा भ्रंश है, ये तो हमने भ्रंशन की क्रिया से देख लिया, इसकी हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों, और इसकी भी हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमने जो विंध्य ककार क्षेत्र है इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। तो पहला था अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। तो पहले हम अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ देखते हैं दोस्तों। विंध्य ककार क्षेत्र तो देख लिया हमने कि विंध्य ककार क्षेत्र किसे कहा जाता है। विंध्य ककार क्षेत्र चंबल और बनास के मध्य जो बलुपत्र से निर्मित क्षेत्र होता है उसको विंध्य ककार क्षेत्र कहते हैं। और उसके बाद दक्कन का पठार देखा था। दक्कन का पठार किसे कहते हैं, जो विंध्य कंगार क्षेत्र के दक्षिण में स्थित जो पठारी क्षेत्र है मुख्यतः झालावाड़ के अंदर, उसे दक्कन का पठार कहा जाता है। तो हम विंध्य कंगार क्षेत्र के अंदर पहला आता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, इन अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो पहले देखी थी हमने बूंदी की पहाड़ियाँ। बूंदी की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ देखी थी। इन बूंदी की पहाड़ियाँ हैं, ये कौन से ज़िले में है दोस्तों, ये बूंदी ज़िले के अंदर है। और ये जो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, इनके स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा के अंदर इसको आडावाला पर्वत कहा जाता है दोस्तों। आडावाला पर्वत कहा जाता है। और जो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं इनकी सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, इनकी सर्वोच्च चोटी सतूर है दोस्तों। कौन सी है, सतूर है। ये सतूर है बूंदी जिले के अंदर। और इसकी जो ऊंचाई पूछ लेता है तो इसकी ऊंचाई है 353 मीटर। ये हमने बात की बूंदी की पहाड़ियाँ। नंबर 2 पर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, ये कौन से ज़िले में है, कोटा और झालावाड़ के अंदर है दोस्तों। कोटा और झालावाड़ जिलों के अंदर है। और ये जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, ये जो कोटा के अंदर है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ जो विंध्याचल का भाग है, विंध्याचल का भाग है। अर्थात मुकुंदरा की पहाड़ियाँ वे पहाड़ियाँ हैं जो कोटा और झालावाड़ में स्थित पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों, वे पहाड़ियाँ जो विंध्याचल का भाग है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहलाएगी। और इन मुकुंदरा की पहाड़ियों की यदि हमें पूछ लेता है सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मुकुंदरा की पहाड़ियों की, तो इनकी सर्वोच्च चोटी है चांदबाड़ी है दोस्तों। कौन सी बाड़ी, चांदबाड़ी। चांदबाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। और ये चांदबाड़ी है, इसकी ऊंचाई है दोस्तों 517 मीटर, 517 मीटर है। ये जो चांदबाड़ी है ये हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। हाड़ौती की सबसे ऊंची चोटी, हाड़ौती के पठार की, हाड़ौती के पठार की, हाड़ौती के पठार की सर्वोच्च चोटी है। अब हम देखते हैं 3 नंबर पर देखते हैं कुंडला की पहाड़ियाँ। कुंडला की पहाड़ियाँ, ये कुंडला की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में है दोस्तों, कुंडला की पहाड़ियाँ कोटा के अंदर है। कोटा के आसपास जो कुंडल के आकार की पहाड़ियाँ, ये मान लेते हैं कोटा है, इसके आसपास जो कुंडल के आकार की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वो क्या कहलाएंगी, कुंडला की पहाड़ियाँ कहलाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि कुंडला की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में, कोटा ज़िले के अंदर है। नंबर 4 पर रामगढ़ की पहाड़ियाँ।
की पहाड़ियाँ। ये रामगढ़ की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में दोस्तों? बूंदी के अंदर है। बूंदी ज़िले में है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। और जो बूंदी ज़िले में है वो घोड़े की नाल के समान है दोस्तों। घोड़े की नाल के आकार की है। घोड़े के नाल के आकार की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। आकार की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। घोड़े की नाल की कैसी? जैसे ये इस प्रकार की घोड़े की नाल होती है और इस प्रकार ये पहाड़ियाँ फैली हुई दोस्तों। बूंदी जिले के अंदर घोड़े के नाल की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, वो कौन सी हैं? रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर दोस्तों ये पूछ लेता है कि जो घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियाँ कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो ये 4 ऑप्शन दे देता है। बूंदी की पहाड़ियाँ दे देता है, बूंदी की पहाड़ियाँ दे देता है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ दे देता है, कुंडला की पहाड़ियाँ दे देता है और रामगढ़ की पहाड़ियाँ दे देता है। तो घोड़े के नाल के समान कौन सी पहाड़ियाँ? रामगढ़ की पहाड़ियाँ। अब देते हैं दोस्तों एक बार कि बूंदी की पहाड़ियाँ कौन से जिले में? बूंदी जिले में। बूंदी जिले में एक तो होगी बूंदी की पहाड़ियाँ और एक होगी रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो घोड़े के नाल की समान अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। कोटा जिले में कौन सी होगी? कुंडला ग्राम की पहाड़ियाँ होगी और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ जिले के अंदर है। हाड़ौती प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदबाड़ी है। जो किसकी कौन सी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है चांदबाड़ी, 517 मीटर, कोटा के अंदर है। और ये जो बूंदी की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? आडा वाला पर्वत कहा जाता है। बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतूर है, जिसकी ऊंचाई 553 मीटर है। और कुंडला की पहाड़ियाँ कौन से जिले में? कोटा जिले में है। ये हमने अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की बात कर ली दोस्तों। अब हम 2 नंबर पर देखते हैं नदी निर्मित मैदान। क्या देखते हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ और 2 नंबर पर हमने नदी निर्मित मैदान देखे थे ना, तो हम नदी निर्मित मैदान की बात करते हैं। ये होगी हमारी ए अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, बी हो गया नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान, ये जो नदी निर्मित मैदान है वो कौन कौन से जिले में है? ये कोटा और बूंदी जिले के अंदर जो चंबल और की सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा जो मैदानी प्रदेश का निर्माण किया जाता है, मैदानी प्रदेश का देते हैं कोटा के अंदर और बूंदी के अंदर। कोटा और बूंदी जिलों में चंबल व उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित जो मैदान है, ये जो कोटा और बूंदी जिलों के अंदर ये नदी निर्मित मैदान कौन कौन से जिलों में? कोटा के अंदर है और बूंदी के अंदर है। कोटा और बूंदी के अंदर जो चंबल और उनकी सहायक नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं दोस्तों, ये अपने साथ जलोढ़ ले आएंगी और इन जलोढ़ों का यहाँ पर जमाव हो जाएगा, जिसके कारण मैदानी भाग का निर्माण होगा। और कोटा और बूंदी के अंदर चंबल और उनकी सहायक नदियों द्वारा ये जो मैदान का निर्माण होगा वो है नदी निर्मित मैदान। और इस नदी निर्मित मैदान के अंदर फसलें देखते हैं दोस्तों, कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो यदि हम फसलों की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम चावल की। चावल होता है, क्योंकि जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार में सबसे ज़्यादा मानसूनी वर्षा होती है दोस्तों, इसके कारण चावल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर पानी इसके लिए उपयुक्त रहेगा। तो यहाँ पर कौन सी फसल हो जाएगी? चावल हो जाएगी, गेहूँ हो जाएगी और गन्ना हो जाएगा।
चावल, गेहूं और गन्ना इनका उत्पादन किया जाता है दोस्तों इस नदी निर्मित मैदान के अंदर। और आगे हम बात करते हैं नंबर 3 पर। हमने देखा था शाहाबाद उच्च भूमि। शाहाबाद उच्च भूमि, ये शाहाबाद उच्च भूमि कौन से जिले में? तो ये जो 12 जिले के अंदर है दोस्तों। ये जो 12 जिला है इसके जो पूर्वी भाग में जो उच्च भूमि क्षेत्र होता है जहाँ पर शहरिया निवास करते हैं, वो कौन से है दोस्तों? शाहाबाद उच्च भूमि है। देखते हैं, हम एक मैप में देख लेते हैं। शाहाबाद उच्च भूमि के अंदर ये जो 12 जिला है इसका जो ये क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र की बात करें हम, ये कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? शाहाबाद उच्च भूमि आ जाएगा। ये जो क्षेत्र है ये शाहाबाद उच्च भूमि के अंदर आता है। और ये 12 जिला है, ये 12 जिला है। तो 12 जिले के किस दिशा में रह गया? ये पूर्वी दिशा में रह गया। और इस शाहाबाद उच्च भूमि के अंदर कौन सी जाति निवास करती है? तो शहरिया जनजाति निवास करती है दोस्तों, शहरिया जनजाति। तो डेफिनेशन किस प्रकार से लिख सकते हैं कि शाहाबाद उच्च भूमि वो क्षेत्र है जो पूर्वी बारा के अंदर उच्च भूमि है और वहाँ पर कौन सी जाति निवास करती है? शहरी जाति निवास करती है। और ये जो शाहाबाद उच्च भूमि है दोस्तों, ये जो शाहाबाद उच्च भूमि है इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं हम, सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों काबा। कौन सी? काबा। और ये काबा, इसकी ऊंचाई कितनी है काबा की? 456 मीटर। कितनी है? 456 मीटर। अब हमने ये बात कर ली दोस्तों विंध्य कगार क्षेत्र के अंदर। पहले हमने बात की अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की, नदी निर्मित मैदान की, शाहाबाद उच्च भूमि की। और इसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि हमने दक्कन के पठार की भी बात की थी, तो दक्कन के पठार में भी आगे देखते हैं हम 2 नंबर पर देखते हैं हम। ये तो विंध्य कगार क्षेत्र की बात कर ली, तो 2 नंबर पर हम देखते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन के पठार की बात करते हैं। ये दक्कन का पठार है, ये मान लेते हैं दोस्तों, ये जो हमारा इधर ये कोटा बूंदी और झालावाड़, ये अपना हाड़ौती प्रदेश है। इस हाड़ौती प्रदेश के जो इस भाग में, ये भाग कौन सा भाग है? ये दोस्तों मालवा कहलाता है। ये कौन सा कहलाता है? मालवा कहलाता है। इतिहास में हम अच्छे से देखते हैं मालवा के साथ संघर्ष भी देखते हैं, मेवाड़ और मालवा के संघर्ष भी देखते हैं। तो ये क्षेत्र कौन सा हो गया? मालवा हो गया। तो ये मालवा का पठार, ये मालवा का पठार है। ये जो हाड़ौती का पठार है ये किसका भाग है? मालवा के पठार का। तो प्रत्यक्ष भाग हो गया ना दोस्तों। तो ये दक्कन का पठार है, ये दक्कन का पठार, इसको 2 भागों में बांट दिया हमने पिछली कक्षा में। सॉरी दोस्तों, पीछे हमने देखा था, इसी कक्षा में देखा था, दक्कन के पठार को 2 भागों में बांटा था। झालावाड़ का पठार, झालावाड़ का पठार, और एक हमने देखा था डग गंगधर प्रदेश, डग गंगधर प्रदेश। ये जो झालावाड़ का पठार है ये झालावाड़ में है दोस्तों। ये कौन से जिले में है? झालावाड़ के अंदर है। और झालावाड़ के अंदर वो पठारी क्षेत्र जो मालवा के पठार का क्या है? उत्तरी भाग है। मालवा के पठार का उत्तरी भाग। झालावाड़ जिले के अंदर वह पठारी क्षेत्र जो मालवा के पठार का क्या है? उत्तरी भाग है। क्या कहलाता है? डगंगधर प्रदेश कहलाता है। सॉरी दोस्तों, झालावाड़ का पठार कहलाता है। और डगंगधर प्रदेश किसे कहा जाता है? कि झालावाड़ जिले के दक्षिण पश्चिम में, झालावाड़ जिले के कौन सी दिशा में? दक्षिण और पश्चिम,
झालावाड़ जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित वह उच्च भूमि क्षेत्र, ये जो झालावाड़ है हमारा, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, इस झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दक्षिण और पश्चिमी उच्च भूमि क्षेत्र है, उच्च भूमि क्षेत्र है, इस उच्च भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम उच्च भूमि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? डंग आंध्र प्रदेश। इसको हम मैप में देखते हैं, तो मैप में देखते हैं तो ये जो अपना झालावाड़ है, ये झालावाड़ जिला है, इस झालावाड़ के जिले के ये हो गया दोस्तों दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया उत्तर। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम में हो गया ना, ये जो झालावाड़ जिले के अंदर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के अंदर, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जो उच्च भूमि क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर जो ये उच्च भूमि क्षेत्र है, इसे कहा जाता है दोस्तों डक गंगधर प्रदेश। और शाहबाद उच्च भूमि यहाँ पर है, ये हमने पीछे बात की थी, डक गंगधर प्रदेश हो जाएगा। अब हम दोस्तों ये जो हमारा जो एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर हमने बात की थी, ये जो हाड़ौती का पठार है, ये हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश, ये इसी हाड़ौती के पठार के पश्चिम और उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश है। इसको हमने गलत किया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ है महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश जिसे कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो अब देखते हैं ये महान सीमा भ्रंश है क्या। महान सीमा भ्रंश, ये महान सीमा भ्रंश क्या है? महान सीमा भ्रंश दोस्तों जो हाड़ौती का पठार है अपने, इस हाड़ौती के पठार के अंदर उत्तर और पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम के अंदर इसे हम लिख सकते हैं पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर, पश्चिम और उत्तर के अंदर जो ये बूंदी है, बूंदी से लेकर स्वयं मध्यपुर तक, बूंदी से लेकर, बूंदी से सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर के बीच में जो भ्रंश होता है, इनके बीच में जो भ्रंश है, भ्रंश का अर्थ होता है दोस्तों दरार, दरार है, उसको कहा जाता है महान सीमा भ्रंश। ये जो हमारा हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार है, इस हाड़ौती के पठार के, हाड़ौती के पठार के पश्चिम और उत्तर दिशा के अंदर जो बूंदी से लेकर सवाई माधोपुर के बीच में जो भ्रंश या दरार है, उसे कहा जाता है दोस्तों महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है दोस्तों। महान सीमा भ्रंश क्या हो जाएगा, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार के पश्चिम उत्तर दिशा के अंदर जो बूंदी से सवाई माधोपुर के बीच में जो भ्रंश या दरार है, उसे क्या कहा जाएगा? महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये महान सीमा भ्रंश है दोस्तों, हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बात की थी। अब आगे देखते हैं, ये तो हमने बात की दोस्तों हमारा जो एक भौतिक प्रदेश है, एक भौतिक प्रदेश था हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। इस हाड़ौती के पठार की हमने उत्पत्ति की बात की दोस्तों, विस्तार की बात की, और उत्पत्ति विस्तार के बाद में विशेषता की बात की दोस्तों, और इसके बाद में हम वर्गीकरण की बात की, हमने 4 बिंदुओं पर बात की। इस प्रकार ये हमारा हाड़ौती का पठार है, ये पूरा हो जाता है। इसके बाद में जो 2 नंबर का आता है,
2 नंबर का भौतिक प्रदेश आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश की हम अगले वीडियो में बात करेंगे अच्छे से दोस्तों। मैं आपको दोस्तों ये जो भौतिक प्रदेश है, इन भौतिक प्रदेशों में जो अपने जो राजस्थान का भूगोल है, जो राजस्थान का जो अपना कला साहित्य है, कल्चर कला है, इन दोनों को सम्मिलित करके जो अपना जो इतिहास भी बनेगा, उन इतिहास के जो कुछ भी इसके अंदर जो बिंदु सम्मिलित होंगे इनको भी हम शामिल करेंगे दोस्तों। जो राजस्थान का भूगोल है, ये तो दोस्तों ये जो अपना भौतिक प्रदेश अपने पढ़ रहे हैं ना, ये भौतिक प्रदेश राजस्थान के भूगोल का सबसे बड़ा पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो जलवायु है, और भी कुछ टॉपिक आ जाएंगे इसके अंदर है, मानसून है, वनस्पति है, वन्य जीव है, इनको हम सम्मिलित करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। क्योंकि जब हम इन टॉपिकों को अलग अलग आगे अलग अलग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो हमें समझ में ज़्यादा आएगा दोस्तों, ज़्यादा समझ में आएगा। इसलिए जो ये भौतिक प्रदेश है, इसके अंदर मैं सभी बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए चल रहा हूँ। तो हम हाड़ौती के पठार को पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम कल पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश। धन्यवाद दोस्तों।